हेलो दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा कैरियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिसमें मध्यकालीन भारत जब हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा था कि जो अरबों का आक्रमण जो भारत में हुआ, ठीक है। अरबों का आक्रमण देखा, तुर्कों का आक्रमण, जिसमें हमने महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद गुलाम वंश, जहाँ से हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखा था और आगे इसके चलते गए थे। उसके बाद जो हमने एंड किया था वो था खिलजी वंश। तो खिलजी वंश तक हम कंप्लीट कर चुके थे। तो हमें पता है खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो था खुसरो खां। खुसरो खां। खुसरो खां को हराकर या मारकर कौन? गयासुद्दीन तुगलक, जो कि गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है। गाजी मलिक ने खुसरो खां को हराया या फिर विद्रोह कर दिया था। वैसे तो वहां की जनताओं ने गाजी मलिक का साथ दिया था, विद्रोह कर दिया था और उसको हटा दिया था। तो उसको हटाकर गाजी मलिक था जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुआ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये कौन से वंश इसने स्थापित की, कौन से वंश की इसने स्थापना की। तो खिलजी वंश के बाद खुसरो को मारकर या फिर हराकर ये तुगलक वंश की इसने स्थापना की। तो हम बात करते हैं यहाँ पर तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश तकरीबन इस वंश का जो अस्तित्व रहा वो रहा 92 ईयर्स। कितना? 92 ईयर्स। तो देखो 1320 तक खिलजी वंश का साम्राज्य था। तो 1320 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक किसका दिल्ली में शासन रहा? तुगलक वंश का। तो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे, संस्थापक तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो थे गाजी मलिक। कौन? गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक संस्थापक थे, या फिर इनको कह सकते हैं तुगलक गाजी या तुगलक गाजी। ठीक है, गाजी मलिक या तुगलक गाजी, यही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठे। किस नाम से? गयासुद्दीन। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठे। कब बैठे? 1320 ईस्वी में। और लगभग इन्होंने 4 साल शासन किया। तो 1320 से लेकर 1324 तक, 1320 से लेकर 1324 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। गाजी मलिक ने, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठे। अब हम खिलजी वंश पे आते हैं। तो खिलजी वंश में क्या था? अलाउद्दीन जो खिलजी था ना, उसने वहां के जो अमीर लोग थे, अमीर तुर्की अमीर लोग थे, तो उनकी क्या जमीनें हथिया ली, भूमि ले ली। तो उसका काम इसने निपटा दिया। इसने क्या किया? जो छीनी हुई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, सभी अमीरों की जो भूमि छीनी हुई थी वो इसने सभी को वापिस कर दी। ठीक है, और इसने कुएं एवं नहरों का निर्माण भी करवाया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। और ये पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक एक पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, लिख सकते हो आप, कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया। और गयासुद्दीन ने एक नगर की भी स्थापना की, तुगलकाबाद। कौन सा नगर बसाया इसने? तुगलकाबाद। ठीक है, तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। एक पहाड़ियों के ऊपर एक नगर है तुगलकाबाद, इसकी स्थापना की। और इसी नगर में इसने एक दुर्ग भी बनाया। इसी नगर में इसने दुर्ग भी बनाया। और वो दुर्ग किसमें? रोमन शैली में। कौन सी? एक दुर्ग बनाया रोमन शैली में। दुर्ग रोमन शैली में। ठीक है, इसी दुर्ग को किस नाम से जानते हैं? छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। छप्पन कोट। छप्पन कोट के नाम से इस दुर्ग को जाना जाता है, जो कि तुगलकाबाद में है। और तुगलकाबाद किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी सी ये कहानी हो गई। अब और इसकी बात करें तो इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में। 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। और कैसे मरा था ये? इसका एक लड़का था जूना खां।
ठीक है, उसने एक इमारत बनवाई थी लकड़ियों की, तो लकड़ियों के महल से दब के इसकी मृत्यु हो गई, गिर गया था वो महल, इमारत वो गिर गई थी, तो उससे दब के ये गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद इसका लड़का, गयासुद्दीन तुगलक के बाद इसका लड़का कौन, जूना खां, क्या नाम था उसका, जूना खां। इसके बाद इसका लड़का आया कौन, जूना खां। कब आया, 1324 में, ठीक है, 1324 में इसका लड़का आया, इसने भी अच्छा खासा शासन किया, ठीक है, 1324 ईस्वी में आया। ये किस नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठा, ये बैठा मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर विराजमान हुआ। ये बहुत ही ज्यादा शिक्षित, विद्वान एवं योग्य शासक हुआ, बहुत ही ज्यादा शिक्षित, विद्वान, योग्य, बहुत ही ज्यादा, मतलब कह सकते हो विद्वान, ठीक है, बहुत ही एजुकेटेड टाइप का, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा शासक हुआ, और इसने एक कृषि के विकास के लिए एक योजना भी चलाई, कृषि के विकास के लिए एक योजना चलाई, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। उस योजना का नाम है अमीर ए कोही, क्या नाम है, अमीर ए कोही, अमीर ए कोही, किसके लिए, कृषि के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए एक योजना चलाई अमीर ए कोही, और चलाई, ठीक है। अगर मैं इसकी राजधानी की बात करूं तो इसने राजधानी कहां पर थी इसकी, जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये दिल्ली में तो शासन कर रहा था, लेकिन इसने क्या कर दी, राजधानी चेंज कर दी, राजधानी देवगिरी में बनाई, देवगिरी में की जगह दौलताबाद में, ठीक है, देवगिरी में, और उसका नाम रख दिया दौलताबाद में, स्थानांतरित कर दी, मतलब पहले दिल्ली में थी, दिल्ली से ये वापस ले गया, कहां ले गया, देवगिरी, देवगिरी, देवगिरी में स्थापित की, और देवगिरी, और उसका नाम रख दिया इसने दौलताबाद, क्या नाम रखा, दौलताबाद, इस राजधानी का नाम रख दिया। और मैं आगे बात करूं तो इसको जो था कौन, हमारा जूना खान, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राजगद्दी पर बैठा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रिंस ऑफ मनियर्स, प्रिंस ऑफ मनियर्स, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स, प्रिंस ऑफ मनियर्स, ठीक है। इसने बहुत सारे तांबे के, कांसे के सिक्के चलवाए थे, ठीक है, तांबे के और कांसे के सिक्के चलवाए थे, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग, चाहे तांबे के या कांसे के, लेकिन चलवाए जरूर थे, ठीक है। प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा जाता है किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। और इसी के टाइम पर, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर एक अफ्रीका का था, एक अफ्रीका का इब्न बतूता जो भारत में आया, ठीक है, अफ्रीका का 1333 ईस्वी में, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक अफ्रीकी, अफ्रीकी, ठीक है, इब्न बतूता, इब्न बतूता, ये आया भारत में, इब्न बतूता ये भारत में आया सन 1333 ईस्वी में, अफ्रीका, अफ्रीकी इब्न अफ्रीका का था, ठीक है, इब्न बतूता ये 1333 ईस्वी में भारत आया, और सुल्तान ने क्या किया, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बना दिया, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब इसको 1342 ईस्वी में, 1342 ईस्वी में जो सुल्तान है ना, सुल्तान ने इसको अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा, कहां पे भेजा, चीन, कब, 1342 ईस्वी में राजदूत के रूप में, ठीक है, राजदूत के रूप में चीन भेजा, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसको भेजा, इब्न बतूता को भेजा, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें एक और आगे चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की, रेहला, रेहला क्या है, एक पुस्तक का नाम है, और किसकी पुस्तक है वो, इब्न बतूता की ही एक पुस्तक है, क्या, रेहला, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है, रेला है। इसमें
जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, इसके समय की जितनी भी घटना है ना, उसके बारे में चर्चा की गई है इस पुस्तक में। याद रखना, रेहला किसकी पुस्तक है? रेहला इब्न बतूता की पुस्तक है। ठीक है, जैसे कि शाहनामा थी फिरदौसी की, ऐसी इब्न बतूता की रेहला है। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की घटनाओं के समय की घटनाओं के बारे में बताया गया है। अगर हम इसकी मृत्यु की बात करें, इसकी जो मृत्यु हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, वो बताया था तकरीबन 20 मार्च 1351 में। कब? 20 मार्च 1351 में। 20 मार्च 1351 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी इसकी। 20 मार्च 1351 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कैसे? सिंध जाते समय, ठीक है, सिंध जाते समय थट्टा के निकट, किधर? थट्टा एक जगह है, थट्टा, थट्टा के निकट, ठीक है, सिंध जाते समय थट्टा के निकट गौडाल में, ठीक है, गौडाल जगह ये भी थट्टा के पास में पड़ती है, गौडाल, गौडाल में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया थोड़ा सा इसके बारे में। और आगे चलते हैं, इसकी और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे कब्रों के ऊपर मकबरे बनवाए। ठीक है, कब्र जो होती थी, तो कब्रों के ऊपर मकबरे बनवाए थे। जैसे कि बात करूं तो बदायूं के मीरन मुलहीज, बदायूं जगह के मीरन मुलहीज, सॉरी मीरन मुलहीम, मीरन मुलहीम, उनकी कब्र पर भी इन्होंने एक मकबरा बनवाया। ऐसे दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में है शेख निजामुद्दीन औलिया, उनकी कब्र पर भी इन्होंने क्या बनवाया? मकबरा बनवाया। मुल्तान में ही शेख रुकनुद्दीन है, तो उनकी भी कब्र पर इन्होंने मकबरा बनवाया। एक और है अजूधन में शेख सुल्तान, ठीक है, शेख मुल्तान, अजूधन में शेख मुल्तान, तो इनकी कब्र पर भी इन्होंने मकबरा बनवाया। तो मैं थोड़ी सी चर्चा करके यहाँ लिख देता हूँ उनके बारे में, तो इसको मिटा देते हैं। कौन कौन ऐसे थे जिनकी कब्र पर उन्होंने बनवाए, तो मैं यहाँ बात करता हूँ। जैसे कि बदायूं में मीरन जैसे लिख देता हूँ यहाँ पे, बदायूं में मीरन मुलहीम, बदायूं में मीरन मुलहीम है, इनकी कब्र पर क्या बनवाया? मकबरा बनवाया। ऐसे ही दिल्ली की बात करें, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, ये इस बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, यहाँ पर भी इनकी कब्र पर भी इन्होंने क्या बनवाया? मकबरा बनवाया। किसने? तुगलक ने, जो था हमारा इससे पहले फिर मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने। अगर तीसरी की बात करें तो मुल्तान में, एक मुल्तान जगह है, तो मुल्तान में भी क्या? एक शेख, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, ठीक है, इनकी कब्र पर भी इन्होंने क्या बनवाया? एक मकबरा बनवाया। और अगला लास्ट है अजूधन, अजूधन भी एक जगह है, अजूधन में शेख मुल्तान, ठीक है, ये चार ऐसे शेख हैं, मतलब अच्छी जानी मानी हस्तियां, इनकी कब्र पर उन्होंने क्या बनवाया? इनकी कब्र पर इन्होंने मकबरे बनवाए। अगर हम आगे बात करें, आगे बात करें, तो ये तो हो गया किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अगर बात करते हैं इसके आगे की, इसके आगे कौन ने राज किया, तो इसके आगे था जो गयासुद्दीन तुगलक था, उसी का भतीजा फिरोज शाह तुगलक। कौन? गयासुद्दीन का भतीजा फिरोज शाह तुगलक, उसने शासन किया। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं। अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो तुगलक वंश की बात कर रहे हैं, तो गयासुद्दीन तुगलक और एक मोहम्मद बिन तुगलक, दो एक ऐसे शासक थे जिसने कुछ भारत के कुछ भागों को छोड़कर ही सारे भारत पर अधिकार किए। मतलब बहुत बड़ा राज्य था इनका। इसका फिरोज शाह तुगलक का थोड़ा कम था, लेकिन इसका भी इतना खासा था। जो खिलजी का राज्य था ना, खिलजी के बराबर भी इसका था, फिरोज शाह
तुगलक का। लेकिन इससे पहले ये दो आए, उनका तो बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था। अगर इसकी बात करें तो इसने कब से कब तक शासन किया, तो 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक किसने, फिरोज शाह तुगलक ने काम किया। ठीक है, इसके बाद मैं कहानी भी बताता हूँ, इससे पहले एक थोड़ी सी स्टोरी है। तो 1388 ईस्वी तक इसने काम किया, शासन किया। इसके शासन काल के बाद ही ये पूरा राज्य छोटे छोटे साम्राज्यों में बट गया, और 1398 में तैमूर का युद्ध हो गया। तैमूर के युद्ध के बाद तो पूरा राज्य समाप्त सा ही हो गया था, यही समझ लो, छोटे छोटे राज्य में बट गया था। उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे, तो पहले इसको देखते हैं कि इसमें ऐसे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो कासिम अमीर उल मोमिन, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। फिरोज शाह तुगलक को एक उपाधि मिली थी, कौन सी, कासिम अमीर उल मोमिन। ठीक है, कासिम अमीर उल मोमिन। ठीक है, कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि किसको मिली थी, फिरोज शाह तुगलक को मिली थी। ये खलीफा ने इसको दी थी। ठीक, खलीफा द्वारा कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि फिरोज शाह तुगलक को मिली थी। अगर फिरोज शाह के शासनकाल की बात करें तो इसके शासनकाल में बहुत सारे टैक्स लगते थे, बहुत सारे कर लगते थे। तो सारे टैक्स इसने हटा दिए थे, लगभग 24 टैक्स इसने हटा दिए थे, और 4 टैक्स ही ऐसे थे, 4 कर ही ऐसे थे जो इसके शासनकाल में बचे थे। पहला था खराज, 4 टैक्स, 4 कर, कौन कौन से बचे थे, पहला तो था खराज। ठीक है, पहला खराज, अभी बात करेंगे खराज होता क्या था। दूसरा है खुम्स, ठीक है, पहला खराज, दूसरा खुम्स, तीसरा जजिया। ठीक है, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, बता भी दूंगा फिर से, पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, जजिया। और चौथा है जकात। ठीक है, तो खराज की बात करें तो खराज वो टैक्स है जो कि भूमि पर लगता था, जमीन पर, भूमि पर टैक्स। इंग्लिश में लिखता हूँ, इंग्लिश में जल्दी समझ में आएगा, टैक्स। ठीक है, टैक्स, इसको हिंदी में कर कहते हैं। खुम्स की बात करें तो खुम्स का मतलब होता है कि युद्ध जब होता था तो युद्ध में जो लूटा गया माल होता है ना, उस पर भी टैक्स लगना। तो युद्ध पर लूटा गया माल, युद्ध में लूटा गया माल। ठीक है, जजिया कर की बात करें तो जजिया कर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो गैर मुसलमान लोग रहते थे तो उन पर राजनीतिक और धार्मिक टैक्स लगता था, राजनीतिक और धार्मिक टैक्स लगता था, उसको कह देते हैं जजिया टैक्स। ठीक है, जजिया कर। अगर मैं जकात की बात करूं तो जकात भी एक तरीके का टैक्स है जो कि मुसलमान लोगों पर लगता था, धार्मिक कर। ठीक है, जजिया गैर मुसलमान लोगों पर लगता था, वही टैक्स धार्मिक की बात करें तो जकात मुसलमानों पर लगता था, और लगभग संपत्ति का 1/40वां भाग, मतलब 40 में से 1 भाग किस पर, जकात पे लगता था। ठीक है, जकात एक टैक्स होता था जो कि मुसलमानों पर लगता है, जितनी संपत्ति तुम्हारी है उसका 1/40वां भाग लगता था। और इसकी एक खास बात और है फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक ने जो जजिया टैक्स पहले ब्राह्मणों पे नहीं लगता था, लेकिन इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर चालू करवा दिया। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स इसने चालू करवा दिया, और ये पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया। ठीक है, इसने एक नया कर भी देखा, नया कर मतलब एक नया टैक्स भी बनाया जिसको बोलते हैं सिंचाई कर। इसको एक नया टैक्स भी बनाया, पांचवा, कौन सा, सिंचाई कर। सिंचाई कर मतलब जो कृषि होती है, खेती वेती होती है, उसमें जो सिंचाई का जो टैक्स देना होता है वो, ये लगभग उपज का 1/10 भाग, उपज का कितना, 1/10वां भाग लेता था। ठीक है, और इसने और बहुत अच्छे काम किए, इसने कम से कम 300 नगर बनवाए, 300 नगर बनवाए। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगर बनवाए। उनमें से कुछ जो फेमस हैं, जैसे कि बात करें हिसार, हिसार हरियाणा में पड़ता है, जैसे कि हम जानते हैं। हिसार का निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक है, फिरोजाबाद का निर्माण किसने करवाया, जो कि दिल्ली में है, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फतेहाबाद है, जौनपुर है, फिरोजपुर है। तो ये इसके प्रमुख नगर हैं। अगर चाहो तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, पहला है
ठीक है, हिसार, जौनपुर, ठीक है, फिरोजाबाद। ठीक है दोस्तों, ये बताता हूँ हिसार कहाँ पे था हमारा। हिसार था हमारा हरियाणा में। और जो फेमस फेमस है, जो फिरोजाबाद है वो है हमारा दिल्ली में, फतेहाबाद है, फिरोजपुर है, यहाँ पर लिख दो फतेहाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर। तो ये फेमस फेमस इसके नगर थे। इनमें से बहुत सारे नगरों को इन्होंने बनवाया था, लगभग 300 नगर इसने निर्माण करवाए थे, इन 300 नगरों का। और इसमें से जैसे हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थोड़े नगर हैं, इनको सारे लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो सब किसने बनवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे। ठीक है, और इसने एक विभाग का निर्माण भी किया था। अच्छा विभाग, विभाग का मतलब एक ऐसा गुट बनाया जिसमें जो मुस्लिम जो औरतें होती हैं, मुस्लिम जो लड़कियां होती हैं, मुस्लिम विधवा औरतें होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए, उनकी सहायता के लिए एक विभाग का निर्माण करवाया और उसको कहते हैं दीवान ए खैरात। ठीक है, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात। दीवान खैरात एक विभाग का नाम है जिसमें क्या मुसलमान जो महिला होती हैं, अनाथ या फिर लड़कियां मुसलमान विधवा, तो उनके लिए मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए एक विभाग का निर्माण करवाया, दीवाने खैरात। ऐसे ही एक दीवाने बंदगान भी करवाया, दीवान ए बंदगान। जो दीवान ए बंदगान है ये करवाया था दासों की देखभाल के लिए, जो दास होते थे इनके, उनकी देखभाल करने के लिए इसने एक और विभाग बनाया, दीवाने बंदगान। ये क्या है? विभाग है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, दीवाने बंदगान का भी निर्माण करवाया। और आगे बात करें तो फतुआत ए फिरोजशाही, ठीक है, याद रखना फतुआत ए फिरोजशाही, ये खुद की आत्मकथा पर लिखी गई एक क्या है, इनकी जीवनी कह सकते हो, इन्हीं की रचना है ये। ठीक है, फतुआत ए फिरोजशाही, फतुआत ए फिरोजशाही, फतुआत ए फिरोजशाही क्या है? ये इन्हीं के ऊपर, इनकी आत्मकथा के ऊपर लिखी गई एक रचना है। ये किसने लिखी है? फिरोज शाह तुगलक ने ही लिखी है। और इनके टाइम पे इन्होंने क्या किया, तांबे और चांदी के, चांदी और तांबे के मिश्रण, जिसको मिश्र धातु कहते हैं, चांदी और तांबे के मिश्रण से सिक्के का निर्माण करवाया। उन सिक्के को अद्दा या विक कहा जाता है। सिक्के का निर्माण जिनको क्या कहा जाता है? अद्दा या विक कहा जाता है। यहाँ पर लिख देता हूं, चांदी तथा तांबा, चांदी तथा तांबे के जो मिश्रण का सिक्के बनवाए थे, सिक्के, उनको क्या कह देते हैं? अध, ठीक है, या विक, अध या विक कहा जाता है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, अध या विक कहा जाता है। अगर मैं फिरोज शाह की मृत्यु की बात करूं तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी लगभग 1388 में, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया था 1388 ईस्वी तक इसने शासन किया, तो इसकी मृत्यु हो गई थी तब। ठीक है, 1388 ईस्वी तक इसने शासन किया, मतलब मृत्यु हो गई थी तभी ये हटा था, बीच में नहीं हटा। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1388 में, सितंबर 1388 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इसने एक दुर्ग का और निर्माण करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने, कोटला फिरोजशाह दुर्ग, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में कोटला फिरोजशाह दुर्ग, दिल्ली में क्या है? कोटला फिरोजशाह दुर्ग, दिल्ली में क्या है? कोटला फिरोजशाह दुर्ग। ठीक है, दिल्ली में कोटला फिरोजशाह दुर्ग का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया। इसने बहुत सारे काम किए, क्या इसने करवाया। और मैंने जैसे कि बताया था पहले भी, जब ये 1388 तक इसका शासन रहा, इसके बाद ये साम्राज्य धीरे छोटे छोटे साम्राज्य में टूटने लगा था। ठीक है, और 10 साल बाद 1398 में लगभग कि तैमूर का आक्रमण हुआ, तैमूर लंग जिसको कहा जाता है। ठीक है, तैमूर का आक्रमण बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, तो उससे सब लोग डरते थे, तो तब आक्रमण हुआ तो पूरा इनका शासन था, पूरा राजपाट था, सब बिखर गया, छोटे छोटे गुटों में बटा गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक का जो मकबरा है दिल्ली में है, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली में, किस जगह में? हौज खास में। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है
फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ पर है? हौज खास, ठीक है, दिल्ली में हौज खास। क्या है यहाँ पे? मकबरा किसका? फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली में हौज खास में है। तो दोस्तों ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य किसके बारे में? तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर और भी हैं लेकिन वो ज्यादा यही सबसे महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से? गयासुद्दीन तुगलक और उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक और उसका भतीजा फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए और इनकी जो महत्वपूर्ण बातें थी आज हमने उसको पूरी चर्चा कर ली, जो हमारे इंपोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम ये तो हो गया इसके बाद, अब इसके बाद कौन आया? अब इसके बाद देखो, क्योंकि यहाँ तक 1412 ईस्वी तक लिखा है, 1388 ईस्वी तक तो ये चला गया। इसके बाद भी आए, इसके बाद भी छोटे मोटे शासक आए, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा काम किया ही नहीं। बस छोटे, क्योंकि मैंने बताया था तैमूर का आक्रमण भी हो गया, तो छोटे छोटे राज्य में ये बने रहे बस। तो 1412 तक लगभग 92 साल तक इन राजवंश का थोड़ा अस्तित्व रहा। उसके बाद जो आए वो आए सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश। तो सैयद वंश का जो स्थापना की वो की खिज्र खान ने। किसने? खिज्र खान है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो अब आएगा, अब कौन सा वंश आएगा? सैयद वंश। ठीक है दोस्तों, सैयद वंश की बात करें तो 14 से 14 तक ये चला था। तो 1400 से 1451 तक सैयद वंश का राज्य बना। ठीक है, कहां तक? यहाँ पर लिख देता हूं, सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक था ये? 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। ठीक है, लगभग इसने कितने साल? 3106, 37 साल तक इसका शासन रहा। ठीक है, और हम उसकी बात करें खिलजी वंश की, तो लगभग 30 साल तक उसका रहा। तो सबसे कम जो शासन किया वो खिलजी ने ही किया था, खिलजी वंश ने ही किया था, 30 साल लगभग। क्योंकि ज्यादा उसमें राजा, ज्यादा लोगों ने शासन नहीं किया। पहला कौन आया था? जलालुद्दीन आया था, उसने लगभग 6 साल शासन किया। फिर उसकी हत्या कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, 20 साल उसने शासन किया। ठीक है, 16 तक। उसके बाद 4 साल और किसी ने कर लिया होगा, तो वो ज्यादा नहीं चला था, वो 30 साल चला था। उसके बाद 37 साल सैयद वंश का राज चला। ठीक है दोस्तों, अगर इसके संस्थापक की बात करूं तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? खिज्र खां। संस्थापक थे खिज्र खां। संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। इनको एक उपाधि, ये खिज्र खां थे ना, इनको सुल्तान की उपाधि इन्होंने ग्रहण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि मतलब इनको सही नहीं आया, ये इन्होंने केवल अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। ठीक है, धारण नहीं की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की इन्होंने, केवल इनको एक उपाधि थी, रैयत ए आला। ठीक है, कौन सी? रैयत ए आला। ठीक है, रैयत ए आला उपाधि से ही इन्होंने अपने आप को खुश रखा और इनको सुल्तान की उपाधि इन्होंने धारण नहीं की। ठीक है, अब ये कौन था? खिज्र खां कौन था? खिज्र खां था तैमूर का सेनापति। खिज्र खां कौन था? तैमूर का सेनापति। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तैमूर ने 1398 में शासन किया, भारत मतलब हमला किया, आक्रमण किया, भारत में आ गया, भारत में कुछ राज्यों पर उसने अधिकार जमाए और उसका ही सेनापति था खिज्र खां। तो खिज्र खां ने ही क्या किया? सैयद वंश की स्थापना की। अब खिज्र खां को क्या क्या चीजें दे गया था? तो जो तैमूर था, तो तैमूर ने क्या किया था? तैमूर का सेनापति था, तो इसने भारत से लौटते टाइम, भारत से जब ये जा रहा था, तो तैमूर ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, क्या क्या? मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर। ठीक है, मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया। ठीक है, दिल्ली पर भी बैठ गया था ये, तो मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया और वो जो था तैमूर वो चला गया। अब खिज्र खां के हाथों में आ गया सब कुछ, तो खिज्र खां देखने लगा था। और जो खिज्र खां था ना, ये तो चला रहा था, लेकिन तैमूर का भी तो ऊपर से हाथ था इसके ऊपर। तो एक खिज्र खां क्या करता था कि जो भी शासन में जो भी राजस्व आता था, जो भी टैक्स आता था, तो टाइम टू टाइम मतलब बिल्कुल टाइम पे
जो तैमूर का जो लड़का था शाहरुख, तैमूर का लड़का था शाहरुख, तो उसको टाइम टू टाइम टैक्स भेज दिया करता था। ठीक है दोस्तों, टैक्स भेज दिया करता, मतलब कर भेज दिया करता था। तो अब इसके बाद जो खिज्र खां का जो पुत्र था, जो बेटा था मुबारक खां, ठीक है, मुबारक खां, इसको शाही की उपाधि मिली थी। ठीक है, मुबारक खां, कौन था मुबारक खां? यहां पर लिख देता हूं, खिज्र खां का पुत्र, खिज्र खां का पुत्र कौन था? मुबारक खां। इसको कौन सी उपाधि मिली थी? शाही की उपाधि, शाही की उपाधि इसको इसने धारण कर ली। अगर हम बात करें अंतिम शासक की, इसका जो सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो था अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था अंतिम शासक? अंतिम शासक अलाउद्दीन, अलाउद्दीन आजम खां, अलाउद्दीन आलम खां, अलाउद्दीन आलम खां था इसका अंतिम शासक। तो ये था थोड़ा थोड़ा बहुत सैयद वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें सैयद वंश में ज्यादा कुछ है नहीं है, इन्होंने ज्यादा राज भी नहीं किया था। ठीक है, तो ये हो गया सैयद वंश के बारे में। अब इसके बाद जो आता है वो आएगा लोधी वंश। कौन सा? लोधी वंश। इसके बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण बातें देखते हैं, क्योंकि लोधी वंश एक ऐसा वंश है, इसी को हराकर, ठीक है, इसी के वंश के एक राजा थे इब्राहिम लोधी, उसको हराकर जो बाबर राजगद्दी पर बैठा और पूरे इन्होंने अच्छा शासन किया। मतलब पहले एक ऐसा था, ये पूरी दिल्ली की सल्तनत, मुगल साम्राज्य इन्होंने पूरा स्थापित किया। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं लोधी वंश के बारे में। तो हम बात करें जो लोधी वंश के जो संस्थापक थे, लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो थे बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी। और कब इन्होंने स्थापना की थी? जब देखो 1451 तक ये रखा, तो 1451 में ही कौन आ गए? लोधी वंश आ गए। 1451 में लोधी वंश आए और लगभग 1526 ईस्वी तक, ठीक है, लोधी वंश, लोधी वंश की बात करें तो 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, तो 1526 में ही बाबर ने हरा दिया था इसको पानीपत की पहली लड़ाई में, इब्राहिम लोधी को। तब इनका शासन खत्म हो गया था, इनका शासन क्या हुआ? खत्म हो गया था। और लगभग इन्होंने 75 साल शासन किया। ठीक है, आप भी देख रहे हो 1451 से 1526 तक, 75 साल तक इन्होंने शासन किया। अगर हम बात करें तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? बहलोल लोधी, 1451 ईस्वी में। ठीक है, संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। इन्होंने ही बहलोल सिक्के का चलन चलवाया। ठीक है, बहलोल सिक्के, बहलोल सिक्के इन्होंने ही चलवाए थे। इनको बहलोल लोधी को एक उपाधि मिली थी, बहलोल शाह गाजी। कौन सी उपाधि मिली थी? बहलोल शाह गाजी, बहलोल शाह गाजी की उपाधि। ठीक है, बहलोल लोधी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि मिली थी। वह और इसने क्या किया, जो बहलोल लोधी था यही अफगान का, यही अफगान राज्य का पहला शासक माना जाता है। स्थापना इसी ने की थी, पहला अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय इसी को जाता है, इसी ने अफगान राज्य की स्थापना की थी, बहलोल लोधी ने। इसके बाद इसका पुत्र मतलब बहलोल लोधी का जो लड़का था कौन? निजाम खां। ठीक है, बहलोल लोधी का लड़का आया निजाम खां। ठीक है, बहलोल लोधी का लड़का आया निजाम खां। अगर इसकी बात करें तो इसने कब तक किया? 1451 से लेकर लगभग 1489 तक। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र आया बहलोल लोधी का कौन? निजाम खां। ठीक है, निजाम खां ने कब तक किया? 1489 ईस्वी में आया, 1489 ईस्वी में ये मतलब बैठा, 1489 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, और इसको भी एक उपाधि मिली थी, निजाम खां को भी एक उपाधि मिली थी, सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि। कौन सी उपाधि मिली थी? सुल्तान सिकंदर शाह, सिकंदर शाह। तो इसलिए इसको सिकंदर लोधी भी कह देते हैं। ठीक है, सिकंदर लोधी के नाम से जाना जाता है, सिकंदर शाह था
निजाम खां को ही सिकंदर शाह की उपाधि मिली थी और इसी के नाम से गद्दी पर बैठा और इसी के नाम से सिकंदर लोदी के नाम से ये जाना जाता है। तो 1504 ईस्वी में लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। याद रखना, सिकंदर लोदी ने ही 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की, आगरा शहर बसाया। ठीक है, और आगरा को ही इसने क्या किया, अपनी राजधानी बनाया। आगरा को ही क्या किया इसने, अपनी राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और इसने, इसकी जो मृत्यु हुई, इसने ज्यादा कुछ है नहीं इसका इंपोर्टेंट। इसकी अगर मृत्यु की बात करें, जो मरा कब, तो 1517 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हो गई। ठीक है, बताया जाता है कि गले की बीमारी की वजह से इसकी मृत्यु हो गई, गर्दन की जो कुछ बीमारी है उसी की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। कब, 1517 ईस्वी में। ठीक है, 1517 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु। और बताया जाता है कि कैसे हुई थी, गले की कुछ बीमारी की वजह से इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद इसके बाद आया इब्राहिम लोदी। उसके बाद इसका लड़का, किसका, निजाम खां का, जो सिकंदर शाह की उपाधि, सिकंदर शाह के नाम से उस पर बैठा था, गद्दी पर बैठा था। तो सिकंदर लोदी का लड़का आया इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में, ठीक है, इसने लिख लो यहाँ पे, 1517 तक इसने शासन संभाला। अब 1517 ईस्वी में आया इब्राहिम लोदी। कौन आया, इब्राहिम लोदी। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। 1517 ईस्वी में कौन आया, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ये किसका लड़का था, ये सिकंदर लोदी का लड़का था। और ये आया 1517 ईस्वी में और 1526 तक इसने शासन किया। ठीक है, तो 21 अप्रैल 1526 को, याद रखना, आगरा, ये आगरा के सिंहासन पर बैठा, क्योंकि वो आगरा को राजधानी बना लिया था। किसने, इसके पिताजी सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बना दिया और आगरा की गद्दी पर ही बैठा था इब्राहिम लोदी। ठीक है, आगरा की गद्दी पर ही इब्राहिम लोदी बैठा था। इब्राहिम लोदी को हराया था 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया, किसने, बाबर ने। ठीक है, बाबर। जब हम मुगल सल्तनत पढ़ेंगे, मुगल काल पढ़ेंगे, तो उसमें अच्छे से और बता दूंगा कि क्या क्या यूज किया था इसने, बाबर ने। पहला ऐसा आक्रमण था, इसने बारूद का यूज किया था। बाबर ही एक पहला ऐसा मतलब शासक था, आक्रमणकारी था, जिसने बारूद का यूज किया था किसी युद्ध में। ठीक है, तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी हार गया था अप्रैल 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में। तब बाबर आ गया, उससे उसके बाद ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। ठीक है, और जो बाबर को जो न्योता दिया था ना, मतलब निमंत्रण दिया था कि आओ भारत पे हमला करो, वो दिया था आलम खान ने। वो किसने दिया था, आलम खान ने। और आलम खान कौन था, इब्राहिम का चाचा। ठीक है, आलम खान था इब्राहिम का चाचा था। तो उसने क्या किया, बाबर को बुलाया कि भारत पर आक्रमण करो, इसको हराओ। तो इब्राहिम का चाचा था, उसी ने निमंत्रण दिया था आलम खान ने कि बाबर को आओ। ठीक है, तो एक इसने सिकंदर लोदी की बात करें, थोड़ा सा आते हैं एक मेन पॉइंट पे। सिकंदर लोदी, पॉइंट डाल के लिख सकते हो, सिकंदर लोदी ने मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, सिकंदर लोदी के वजीर ने, सॉरी, सिकंदर लोदी का एक वजीर था, सिकंदर लोदी का वजीर, उसने एक मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका, मोट की मस्जिद, मोट की मस्जिद। ठीक है, मोट की मस्जिद का निर्माण किसने कराया, सिकंदर के वजीर ने। ठीक है, सिकंदर के वजीर ने मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया। तो दोस्तों ये हो गया कुछ सैयद वंश, लोधी वंश के बारे में और हमारा तुगलक वंश के बारे में। तो ये बहुत है। इसके बाद फिर मैं एक मुगल साम्राज्य का पूरा वीडियो अलग से लूंगा, अलग टॉपिक में। तो यहाँ पर कुछ और टॉपिक हैं, जैसे कि मैं राजपूतों की बात करूं तो राजपूत काल में
कुछ राजाओं का शासन हुआ, जैसे कि पहले बात कर चुका हूँ परमार वंश के बारे में, पाल वंश के बारे में। तो इसमें कुछ और हैं, जैसे कि गहेड़वाल वंश के बारे में बात करें और चौहान वंश के बारे में बात करें, तो उसकी कुछ यहाँ देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं गहेड़वाल वंश की बात करूं, गहेड़वाल वंश, गहेड़वाल जिसको राठौर भी कहते हैं, ठीक है, राठौर वंश, गहेड़वाल वंश, ठीक है। गहेड़वाल ये कि राजपूत वंशी हैं, राठौर वंश है। अब गहेड़वाल की बात करूं तो इसके जो संस्थापक थे वो थे चंद्रदेव। कौन थे? चंद्रदेव, ठीक है, चंद्रदेव थे। और इन्होंने जो राजधानी बनाई वो कहाँ बनाई? वाराणसी, वाराणसी, ठीक है। क्यों, क्या हुआ था, जो वाराणसी में, जो बिहार में, पहले पूरा बिहार ही था, बिहार के अंदर ही आ जाता था वाराणसी, अब तो यूपी में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या, बिहार में पालों का राज था, ठीक है, पाल वंश का राज था। तो पालों को हराया था किसने? गहेड़वाल ने, ठीक है, गढ़वाल वंश के राजाओं ने पालों को हराया और वहां पे जो बिहार में, ठीक है, बिहार में जाके हराया और वहां की जो वाराणसी पर कब्जा कर लिया कुछ एरिया पे, और वहां की जो वाराणसी जगह को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था। तो इसलिए इनकी राजधानी कहाँ पे? वाराणसी में। अगर हम बात करें इनमें सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ, तो इनका जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था गोविंद चंद्र, ठीक है। कौन था? गोविंद चंद्र, शक्तिशाली राजा कौन? गोविंद चंद्र, ठीक है। गोविंद चंद्र का ही एक मंत्री था, गोविंद चंद्र का एक मंत्री था, उसका नाम था लक्ष्मीधर, लक्ष्मीधर मंत्री, ठीक है, गोविंद चंद्र का। ये बहुत ही ज्यादा योग्य, ठीक है, बहुत ही ज्यादा योग्य प्रकांड पंडित था, बहुत ही ज्यादा योग्य प्रकांड पंडित था। इसने एक रचना भी की थी, कृत्य कल्पतरु। कौन सी रचना की थी? एक ग्रंथ लिखा गया कह सकते हो, इसने एक ग्रंथ लिखा, क्या नाम है? कृत्य कल्पतरु, कृत्य कल्पतरु। कृत्य कल्पतरु किसने? लक्ष्मीधर ने लिखा था, और वो किसके मंत्री था? गोविंद चंद्र का मंत्री था। अगर हम इसके अंतिम शासक की बात करें, जो इसका अंतिम शासक है वो कौन है, तो इसका जो अंतिम शासक है वो है जयचंद, ठीक है, अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन है? जयचंद, ठीक है, जयचंद, जयचंद इसका अंतिम शासक है। और इसको मैंने पहले भी बताया था, मोहम्मद गौरी ने इस जयचंद को हराया था, ठीक है, और ये मर भी गया था उस टाइम पे। 1194 ईस्वी में चंदावर की लड़ाई में ये मर गया था जयचंद। 1194 ईस्वी में किसने हराया था इसको? गौरी ने, गौरी ने जयचंद को हराया, ठीक है। कौन सी लड़ाई में? चंदावर की लड़ाई में, चंदावर की लड़ाई में। और जयचंद हार गया था, मर भी गया था, ठीक है, जयचंद को हराया। और जयचंद वही राजा जिसकी पुत्री थी, ठीक है, उसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने भगा लिया था, मतलब अपहरण कर लिया था उसको। मैं आगे चर्चा करूंगा जब चौहान वंश बताऊंगा उसमें। तो ये हो गया किसके बारे में? गहेड़वाल वंश के बारे में थोड़ी सी बातें, कि गहेड़वाल वंश भी क्या एक राजपूताना वंश है, जो कि संस्थापक चंद्रदेव थे, वाराणसी इनकी राजधानी थी। गोविंदराज इनका महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। और इनका ही एक मंत्री था लक्ष्मीधर, जिसने एक ग्रंथ की रचना की, जो कि क्या कहलाती है? कृत्य कल्पतरु, कृत्य कल्पतरु। और अंतिम शासक की बात करें तो जयचंद, जिसको मोहम्मद गौरी ने हराया था चंदावर की लड़ाई में 1194 ईस्वी में, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सी महत्वपूर्ण बातें हो गई। अगर हम चौहान वंश की बात करें, कौन सी? चौहान वंश, चौहान वंश, ठीक है, चौहान वंश। तो चौहान वंश के संस्थापक थे वो थे वासुदेव, संस्थापक कौन थे? वासुदेव। और उनकी जो राजधानी थी वो थी अच्छी
अच्छी छत्र, ठीक है, राजधानी, अहिच छत्र, अहिच छत्र, ठीक है, राजधानी क्या थी इसकी, अहिच छत्र थी। अगर मैं इसके शक्तिशाली राजाओं की बात करूं, इसके शक्तिशाली राजाओं की बात करूं तो विग्रह राज चतुर्थ, कौन, विग्रह राज फोर, विग्रह राज चौथा, ठीक है, जिसने हरि केली, जिसने हरि केली नामक संस्कृत नाटक लिखा, किसने, इसने हरि केली नामक संस्कृत नाटक, ठीक है, किसने लिखा, विग्रह राज फोर्थ ने, ठीक है, जिसने हरि केली नामक संस्कृत नाटक लिखा। अगर हम और बात करें तो विग्रह राज के दरबार के एक राजकवि थे, वो थे सोमदेव, ठीक है, कौन थे, सोमदेव, सोमदेव कौन थे, विग्रह राज फोर के एक राजकवि, ठीक है, राजकवि, किसके शासनकाल के, विग्रह राज फोर के। तो इन्होंने क्या किया, एक नाम, इन्होंने भी एक नाटक लिखा, उसका नाम था ललित विग्रह राज, ठीक है, इन्होंने क्या, एक ललित विग्रह राज, ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा, ठीक है, किसने, सोमदेव ने, जो राजकवि थे किसके, विग्रह राज फोर के, ठीक है, विग्रह राज फोर ने हरि केली नामक संस्कृत नाटक लिखा, इन्हें सोमदेव ने भी ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पिछले वीडियो में, ये 2.5 दिन का झोपड़ा, जैसे कि मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है, मस्जिद बना दी थी, लेकिन जो 2.5 दिन का झोपड़ा का जो निर्माण करवाया था, वो करवाया था विग्रह राज फोर ने, और ये केवल मात्र एक विद्यालय के रूप में था पहले, बाद में ऐबक के टाइम पे क्या कर दिया इन्होंने, इसको मस्जिद बना दिया। तो विग्रह राज फोर ने क्या किया, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, विग्रह राज फोर ने, ये कंफ्यूज मत हो जाना, जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये केवल एक विद्यालय था, इसका देखा क्या, किसने नींव डाली, ऐसे लिख दो कि नींव किसने डाली, विग्रहराज फोर्थ ने, और ये केवल एक विद्यालय ही था, केवल ये एक विद्यालय के रूप में ही था, ठीक है, निर्मित एक विद्यालय था। अगर मैं इसके अंतिम शासक की बात करूं तो इसके जो अंतिम शासक हुए वो हुए पृथ्वीराज थ्री, अंतिम शासक कौन हुए इसके, पृथ्वीराज, अंतिम शासक पृथ्वीराज थ्री, अंतिम शासक कौन हुए इसके, पृथ्वीराज थ्री। देखो मैं थोड़ा इधर उधर लिख रहा हूं, आप केवल मेरे वर्ड्स पर जाइए और वहां पर देख लीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा एक डिजाइन करके नहीं लिख रहा हूँ, मेरा मोटिव केवल आपको समझाना और आपके दिमाग में वो चीजें याद रहे, इसलिए मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखते जा रहा हूँ, आप देखते जाना यहाँ से। पृथ्वीराज थ्री इसके अंतिम शासक हुए, और पृथ्वीराज थ्री, ठीक है, पृथ्वीराज थ्री ने एक रणथंभौर का एक जैन मंदिर है, उसके शिखर का जो निर्माण करवाया, बनवाया, वो किसने करवाया, पृथ्वीराज थ्री ने। तो पृथ्वीराज थ्री ने, आप लिख सकते हो, पृथ्वीराज थ्री ने रणथंभौर के जैन मंदिर के शिखर को बनवाया, ठीक है, रणथंभौर के जो जैन मंदिर थे उनके शिखर को किसने बनवाया, पृथ्वीराज थ्री ने बनवाया। आप लिख सकते हो पृथ्वीराज थ्री ने, द्वारा बोल रहा हूं, पृथ्वीराज थ्री ने रणथंभौर के जो जैन मंदिर हैं उनके शिखर को बनवाया, ठीक है, लिख सकते हो। और एक और चंदवरदाई, ठीक है, चंदवरदाई, ठीक है, एक कवि हैं, वो किसके दरबार के, पृथ्वीराज थ्री के दरबार के एक कवि हैं, इनको मिटा देता हूं, पृथ्वीराज थ्री के दरबार के कवि हैं, पृथ्वीराज थ्री के दरबार के कवि कौन है, चंदवरदाई, चंदवरदाई, चंदवरदाई पृथ्वीराज थ्री के दरबार के कवि थे,
ठीक है। इन्होंने एक रचना की पृथ्वीराज रासो, इंपोर्टेंट है याद रखना, इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की पृथ्वीराज रासो की रचना की। और जैसे कि हम पिछले उसमें देख चुके हैं, जैसे कि अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, गहड़वाल वंश, ठीक है, राठौर वंश जिसको बोलते हैं, उसमें जयपाल थे। तो जयपाल की एक पुत्री थी, मैंने बताया था, उस पुत्री का नाम था संयोगिता। और पृथ्वीराज III ने जयचंद की पुत्री, मैंने अभी बताया ना, पृथ्वीराज III ने जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, उसका अपहरण किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर हो गए हैं। अब जो हम बात करेंगे आगे, मुगल साम्राज्य की बात करेंगे, पूरा मुगल वंश के बारे में देखेंगे, और विजयनगर उसको तो सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक है, मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा उसके बाद ही हम वो चेक करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो हाँ दोस्तों, तो अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि ये मकबरा किसके शासन काल में बना या किसने बनवाया, तो यहाँ पर पूरे सल्तनत कालीन में जो भी स्थापत्य कलाएं हैं, कोई चीज बनवाई गई है, वो मैं सब पूरे यहाँ पर एक बार में ले लूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडो इस्लामिक शैली की। इंडो इस्लामिक शैली, तो इंडो इस्लामिक शैली क्या होती है? इंडो इस्लामिक शैली उसे कहते हैं जिसमें हिंदू स्थापत्य शैली और मुस्लिम स्थापत्य शैली का मिश्रण हो। ठीक है, हिंदू स्थापत्य शैली और मुस्लिम स्थापत्य शैली का मिश्रण हो, उसको कहते हैं इंडो इस्लामिक शैली। अब यहाँ पर थोड़ा मैं डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे कि आपने मंदिरों और मस्जिदों में थोड़ा डिफरेंस देखा होगा, तो मंदिर जो होते हैं वो ऐसे टाइप थोड़ा ऐसे बने होते हैं। ठीक है, तो और जो मस्जिद होते हैं वो ऐसे बने होते हैं। हम्म, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख रहे होगे, जो यहाँ पर जो शैली का यूज हुआ है वो धरणी रहतीर, सहतीर कह सकते हो, धरणी या फिर सहतीर। और यहाँ पर कौन सी शैली का यूज हुआ है? मेहराब शैली, मेहराब शैली। और मंदिर के अंदर आपने देखा होगा कि ज्यादा कोष्ठक होते हैं, कोष्ठक मतलब कमरे होते हैं, इसमें छज्जे होते हैं ऊपर की साइड, जैसे कि ये है, और स्तंभ होते हैं, मतलब खम्भे लगे रहते हैं। तो मंदिरों में ऐसा होता है। अगर मस्जिदों की बात करूं तो आपने देखा होगा ये गुम्मद बना रहता है, ठीक है, गुम्मद, और मीनारें खड़ी रहती है, जैसे कुतुब मीनार है ऐसी मीनारें खड़ी रहती हैं, और एक गुम्मद होता है इसमें। तो छोटी सी बेसिक चीजें हैं, आपको भी पता होगा, मैं इसलिए जल्दी जल्दी इन चीजों को निकाल रहा हूं। मंदिर को बनाने में बड़े बड़े पत्थरों का यूज होता है। अगर मस्जिदों की बात करें तो उसमें छोटे छोटे पत्थर, टाइल्स, चूना, इसका उपयोग होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ, ये चीजें आपको भी पता है। अगर मैं बात करूं अरवस्क शैली, कौन सी? अरवस्क शैली, अरवस्क शैली की। तो अरवस्क शैली क्या होती है? तो अरवस्क शैली वो होती है जिसमें हिंदू एवं मुसलमान शैली के अलंकरण की जो मिश्रित अवस्था होती है, मिश्रित शैली। ठीक है, हिंदू और मुसलमान शैली के अलंकरण की जो मिश्रित शैली होती है उसको अरवस्क शैली कहा जाता है। लिख सकते हो आप, हिंदू एवं मुसलमान के अलंकरण की मिश्रित शैली को क्या कहा जाता है? अरवस्क शैली कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब मैं जल्दी जल्दी से चलता हूं कि कौन से शासन काल में किस चीज का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं गुलाम वंश की, जिसको मामलुक वंश भी कहा जाता है, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश, ठीक है, मामलुक वंश भी कहा जाता है। उसकी बात करूं तो उसका गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम की जो बात करें तो इनके टाइम पे ऐसी क्या महत्वपूर्ण चीजें थी, क्या ऐसे स्थापत्य कलाएं थी जो बनी हुई थी? तो कुतुबुद्दीन के टाइम पे कुतुबत, ठीक है, कुतुबत मस्जिद, ठीक है, कुतुबत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबत उल
इस्लाम मस्जिद। कुतुबत उल इस्लाम मस्जिद किसके टाइम पर बनी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर बनी थी। यह सल्तनत काल की पहली इमारत थी। यह सल्तनत काल की पहली इमारत थी जो कि 27 हिंदू मंदिरों को और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी, मतलब उनकी सामग्रियों से बनाई गई थी। कुतुब मीनार की बात करें, दूसरा क्या है? कुतुब मीनार। ठीक है, इसकी नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। कुछ छज्जे बनवा दिए थे। ये 5 मंजिला है, 5 मंजिल। ठीक है, कुछ मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवा दिए थे। उसका पूरा जो काम करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। इसकी चर्चा भी हम करेंगे। अब बात करते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की बात करें जो कि अजमेर है, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी, जैसे कि पहले वीडियो में बता चुका हूं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ? ये अजमेर में। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम की बात है कि ये थोड़ी महत्वपूर्ण बात थी। कुतुबुल उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार के बारे में सब लोग जानते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद भी, कुतुब मीनार। अगर हम इसके बाद बात करें इल्तुतमिश की, ठीक है, इल्तुतमिश मैं आपको बोलते जाता हूँ, थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं और जो इंपोर्टेंट होगी मैं लिखते जाऊंगा। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश को मकबरों का जन्मदाता कहा जाता है। इनके टाइम पर बहुत ज्यादा मकबरे बनाए गए थे, तो इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? मकबरों का जन्मदाता कहा जाता है। अब इसकी बात करें तो पहली ऐसी चीज क्या थी इसने बनवाई थी? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा। लिख लेना, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का पहला ऐसा मकबरा था। भारत का पहला मकबरा कौन सा था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। लिख देता हूं, इल्तुतमिश के टाइम पे पैरा है। कौन सा मकबरा था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का ये प्रथम पहला ही मकबरा था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और कुतुब मीनार का काम, इसमें ही बताया था इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का काम कंप्लीट करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार का काम निर्माण था वो पूर्ण करवाया था, कंप्लीट करवाया था। और इसने और क्या बनाया था? अतारकीन का अतार, ठीक है, और इसने अतारकीन का दरवाजा, अतारकीन का दरवाजा बनवाया था जो कि नागौर में पड़ता है। और किसके मतलब किसके सम्मान में बनवाया था? ये बनवाया था हमीबुद्दीन नागौरी। हमीबुद्दीन नागौरी के सम्मान में अतारकीन का दरवाजा बनवाया था जो कि नागौर में है। एक बनवाए गंधक बावड़ी। गंधक बावड़ी, गंधक बावड़ी किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने बनवाई थी। इल्तुतमिश का मकबरा भी बनवाया था, इल्तुतमिश का मकबरा। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा इसके टाइम पर ही। और बदायूं की इमारतें, बदायूं की इमारतें जैसे कि जामा मस्जिद, ठीक है, ईदगाह मस्जिद, बदायूं की इमारतें कैसे? जैसे कि जामा मस्जिद, ठीक है, ईदगाह मस्जिद, ठीक है, ये किसके शासन काल में थी? इल्तुतमिश के शासन काल में ही थी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इल्तुतमिश का, आप नोट कर सकते हो। ये महत्वपूर्ण तथ्य डायरेक्टली प्री में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आपको पूरा डेटा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 10 मिनट का वीडियो होगा इसके बाद ही इसमें, तो आप देख लेना, जल्दी हो जाएगा आपका, केवल नाम याद रखना है। अगर मैं बात करूं इसके बाद जो शासन आया, अगर वैसे तो आए जैसे रसिया सुल्तान वगैरह, इन्हें ज्यादा शासन नहीं किया था, इसलिए इनको इतना टाइम नहीं मिल पाया था। अगर इसके बाद मैं बात करूं बलबन की, किसकी? बलबन, इल्तुतमिश का सेनापति माना जाता है इसको। ठीक है, बलबन की बात, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो भी है देख लेना। बलबन की, तो बलबन ने ऐसा क्या काम करवाया था? तो बलबन ने लाल महल बनवाया। पहली बात, बलबन ने लाल महल बनवाया। बलबन ने लाल महल बनवाया। और क्या किया? बलबन का मकबरा भी इसी के टाइम पे था। बलबन का मकबरा, ये तो आप वैसे भी याद रहेगा, बलबन का मकबरा। ठीक है, लाल महल। और पहला ऐसे इसने पहली शुद्ध इस्लामिक शैली में
एक मेहराब का निर्माण करवाया था। शुद्ध इस्लामिक शैली में, शुद्ध इस्लामिक शैली में पहला मेहराब क्या बनवाया, एक मेहराब बनवाया बिल्कुल इस्लामिक शैली में, ठीक है, बलबन के टाइम पर। इसके बाद हम बात करते हैं खिलजी वंश की, क्योंकि जब ये वंश खत्म हो गया, गुलाब वंश, तो उसके बाद खिलजी वंश आया। तो खिलजी वंश में सबसे पहले तो थे जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन के टाइम पे इतना कुछ ज्यादा काम हुआ नहीं था। जो काम किए थे वो किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या क्या चीजें थी? तो नवनगर, कौन सा? नवनगर, ठीक है, जिसको नौनगर भी कहा जाता है, नौनगर का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। श्री फोर्ट, श्री का किला, जैसे कि पहले ही बता चुका हूं, श्री का किला, श्री फोर्ट, ठीक है, किसने करवाया? इसने। हजार सितुन, ठीक है, हजार सितुन का महल, हजार सितुन का महल, उनका महल किसके टाइम पे था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ही था। हौज खास आपने सुना होगा, दिल्ली में हौज खास, हौज खास, ठीक है, मकबरा है। हौज खास में फिरोज शाह तुगलक का बताया था। हौज खास का निर्माण भी इसने ही। और आगे बात करें अलाई मीनार, ठीक है, अलाई मीनार का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही था। अलाई दरवाजा, ठीक है, छठवा अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, ठीक है, अलाई दरवाजा। और अगला है जमात खाना मस्जिद, कौन सा? जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मस्जिद। ये पहली एक ऐसी मस्जिद थी, पहली एक ऐसी इमारत थी जो कि शुद्ध इस्लामिक शैली में है। इमारत देखो, वो मेहराब था, ये इमारत है। पहली इस्लामिक, ठीक है, शुद्ध इस्लामिक शैली लिख देना, शुद्ध इस्लामिक शैली में इमारत, पहली शुद्ध इस्लामिक शैली में एक इमारत थी। अगर हम बात करें इसके बाद तुगलक वंश आ जाता है। तो तुगलक वंश में सबसे पहले गयासुद्दीन, ठीक है, तुगलक वंश में सबसे पहले कौन थे? गयासुद्दीन। तो गयासुद्दीन के टाइम पे तुगलकाबाद बना था। तुगलकाबाद का एक किला बना था जिसको 56 कोट के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं आपको, तुगलकाबाद बना था और तुगलकाबाद में एक दुर्ग बना था, उसी के अंदर या किला कह सकते हो, वो उसको 56 कोट के नाम से जाना जाता है, बता चुका हूं। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी उसी के टाइम पे बना था। तो आपको लिखना है तो लिख सकते हो, वैसे ही पहले भी मैं थोड़ा सा बता चुका हूं, वहां से भी देख सकते हो। इसके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक में क्या क्या आया था इसके टाइम पे? एक तो आया जाफना, एक आया जहां पना, यहां पर लिख देना मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, पहला तो था जहां पना, जहां पना। और दूसरा आया आदिलाबाद का किला, कौन सा? आदिलाबाद का किला, आदिलाबाद का किला, ठीक है। तीसरी चीज जो थी बारह खम्मा, बारह खम्मा जिसको धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता है, बारह खम्बा, बारह खम्मा, ठीक है, बारह खम्मा, इसको धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष इमारत, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता है। एक करवाया सतपुल, सतपुल। तो ये हो गए मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जहां पना, आदिलाबाद का किला, बारह खम्मा जिसको धर्मनिरपेक्ष इमारत भी कहा जाता है, और सतपुल, ठीक है। अब बात करें फिरोज तुगलक की, इसने थोड़ी अच्छी चीजें बनवाई, बताया भी था, इसने बहुत सारे नगर भी बनवाए, 300 नगर बनवाए इसने कम से कम, और पूरे तो लिखेंगे नहीं, ये कुछ महत्वपूर्ण मैं बता चुका हूँ आपको, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजपुर, तो ये सब फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर ही थे। अगर इसकी फिरोज शाह तुगलक की कुछ इमारतों की बात करें, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह
तुगलक के कुछ इमारतों की बात करें तो फिरोज शाह कोटला जो कहां पे है, दिल्ली में। नाम से ही पता चल रहा है किसने बनवाया होगा, फिरोज शाह ने बनवाया होगा। तो फिरोज शाह कोटला कहां पर है, दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला, फिरोज शाह कोटला फिरोजपुर। खिड़की मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया, खिड़की मस्जिद। ठीक है, खिड़की मस्जिद भी फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। ठीक है, बेगमपुर मस्जिद, बेगमपुर मस्जिद। ठीक है, ये हो गया फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, खिड़की मस्जिद है, बेगमपुर मस्जिद है, काली मस्जिद है, कला मस्जिद है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ काली मस्जिद। ठीक है, पांचवा देखो दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट है, बस याद रखना है इनको, कि इनमें समझाने वाला कुछ है नहीं है। कला मस्जिद नोट कर लेना, एक बार याद कर लेना बस, इसमें समझाने वाली कोई बात भी नहीं है कि किसने क्या। ये तो आपको भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कौन कौन सी चीजें थी। ठीक है, कला मस्जिद। और जो लास्ट है वह कुरक ए शिकार मस्जिद। कौन सा, कुरक ए शिकार मस्जिद। कुरक ए शिकार मस्जिद किसके टाइम पे, वो भी फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। इसके बाद आते हैं गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। ठीक है, वो पहले थे सबसे पहले, जिसमें मैंने बताया था तुगलकाबाद बनवाया, तुगलकाबाद में एक दुर्ग बनवाया, दुर्ग को किला बोलते हैं। ठीक है, तो किले का निर्माण भी उसी के अंदर हुआ था और उसको 56 कोट के नाम से जाना जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, वो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में था, ये है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, सेकंड वाला। ठीक है, तो कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा लिख लेना, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के टाइम पे कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया था, जो कि लाल गुम्बद कहा जाता है जिसे। ठीक है, जिसे कि लाल गुम्बद कहा जाता है, किसको, कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा, जिसको लाल गुम्बद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर अब मैं बात करूं लोधी वंश की, अगर मैं बात करूं लोधी वंश की, तो लोधी वंश में सबसे पहले कौन, ठीक है, सिकंदर लोधी की बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले उसने ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाए थे। ठीक है, बहलोल लोधी ने, तो सिकंदर लोधी की बात करें तो सिकंदर लोधी ने बहलोल लोधी का एक मकबरे का निर्माण करवाया था। ठीक है, लोधी वंश, लोधी वंश। तो लोधी वंश में क्या था, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी की बात करें तो सिकंदर लोधी ने क्या कराया था, बहलोल लोधी का मकबरा। ठीक है, बहलोल लोधी का मकबरा बनवाया था। और एक जो मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में या इसी में ही, मौट का मस्जिद, मौट की मस्जिद। ठीक है, मौट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, सिकंदर लोधी ने ही करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, मौट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, सिकंदर लोधी ने ही करवाया था। और ये सिकंदर लोधी के एक सेनापति था, सॉरी, सिकंदर लोधी का एक सेनापति था, कौन, मियां भुआ। ठीक है, सेनापति कौन था, मियां भुआ, उसने निर्माण करवाया था मौट की मस्जिद का। इसके बाद चलते हैं, सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी की बात आती है। तो इब्राहिम लोधी ने क्या करवाया था, इब्राहिम लोधी ने सिकंदर लोधी का मकबरा बनवाया था, मतलब अपने पिताजी का। सिकंदर लोधी ने अपने पिताजी का बनवाया था, बहलोल लोधी का। और इब्राहिम लोधी ने किसका बनवाया, इब्राहिम लोधी ने सिकंदर लोधी का बनवाया। ठीक है, तो सिकंदर लोधी का मकबरा, सिकंदर लोधी का मकबरा। ठीक है दोस्तों, तो सिकंदर लोधी का मकबरा इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। और पहली इमारत जहां दौरे गुम्मद का निर्माण हुआ, एक इमारत बनाई, पहली इमारत जहां दोहरे गुम्मद, दो गुम्मद लगे थे, दोहरे गुम्मद का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, यूज हुआ था दोहरे गुम्मद का, दो गुम्मद थे इसमें, एक ऐसी इमारत बनवाई थी इन्होंने। ठीक है, और अगर लोधी के अन्य इमारतों की बात करें जो प्रसिद्ध हैं, लोधी वंश के अन्य इमारतों की बात करें जो प्रसिद्ध हैं, तो इनमें से है बड़े खाका मकबरा। ठीक है, बड़े खाका मकबरा, आप लिख सकते हो बड़े खाका मकबरा, एक है छोटे खाका मकबरा। ठीक है, एक बड़े खाका मकबरा, सब लोधी वंश की बात है, लोधी वंश की इमारतें हैं ये।
तो बड़े खां का मकबरा, छोटे खां का मकबरा, दादी का मकबरा, ठीक है, थोड़ा रिलेटिव्स में चल रहा है ये। बड़े खां का मकबरा, छोटे खां का मकबरा, दादी का मकबरा और पोती या फिर पोली का मकबरा। कौन कौन से? बड़े खां का मकबरा, छोटे खां का मकबरा, दादी का मकबरा और पोली या फिर पोती का मकबरा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे आज का टॉपिक, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य कलाओं के बारे में देखा, संस्कृति के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये हमने क्या पूरा हमने पूरा ये कवर कर लिया। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा हमारा, वो आएगा मुगल शासक के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं, और ध्यान रहे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।